जी नमस्कार मैम। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार मधुकर जी। जी मैं ये अमरोहा यूपी से। जी। मैम ये जो विषय आपने चुना है, ये जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जैसे हम लोग अपनी फसलों में चला देते हैं ट्वेल्व वगैरह, तो हम्म। उसमें पानी पानी की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। और जी बिल्कुल। लोगों को भी इतना फायदा नहीं पहुंच पाता उस तरह से, और पानी भी ज्यादा मतलब वेस्ट हो जाता है। हम्म। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तो जो मतलब इस पानी को मतलब किस तरह से हम कम किया जाए और फसलों को भी ज्यादा फायदा हो, तो बिल्कुल शायद इस तरह की जानकारी हमें कुछ मिलेगी इसमें, इन सेशन में। बिल्कुल जानकारी भी मिलेगी और हम कैसे अपनी इसके माध्यम से हम कैसे अपनी कृषि की जो लागत है उसको कम जी कर सकते हैं और आय को बढ़ा भी बढ़ा सकते हैं। तो उससे ही संबंधित आज मधुकर जी हमें जानकारी देंगे। जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मधुकर जी के बारे में बता दूं, उनका एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मधुकर जी एक आईटी कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोफेशनल भी हैं, एक इकोलॉजिस्ट भी है, रिसर्च भी है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, तो काफी कुछ है। टेड स्पीकर भी है मधुकर जी। तो और इन्होंने पानी से संबंधित तीन शोध भी, मतलब जल पर मान्यता प्राप्त इनके तीन लेख भी हैं। जो कि एक लेख तो इनका स्पेनिश जो मैगजीन है उसमें भी छपा हुआ है। एंड इन्होंने काफी, इनकी लंबी जर्नी रही है एनवायरनमेंट को लेके, इकोलॉजी पे, और वैदिक साइंस नई निकाली है। और मधुकर जी ने अपने कुछ और कलीग्स के साथ मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिसका नाम है वैदिक सृजन एलएलपी के नाम से, जो कि ये क्लाइमेट स्टार्टअप है इंडिया में। एंड इन्होंने काफी रिसर्च करी है वैदिक साइंस पर भी, कि कैसे हम सतत, मतलब सस्टेनेबिलिटी एंड होलिस्टिक सॉल्यूशन, कैसे जो ग्लोबली प्रॉब्लम है हमारी, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो काफी इनका इस पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और काफी अच्छी कमांड भी है। और मैं मधुकर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप अपने आप को म्यूट करके आप थोड़ा सा अपने बारे में और वैदिक सृजन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए, सो दैट कि जो लोग जुड़े हैं वो जान सके। जी बिल्कुल मधुकर मैम। जी। धन्यवाद मैम। जी। अभी जो सभी लोग जो जुड़े हैं, मेरे ख्याल से बलवीर सिंह जी तो पहले सेशन में भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में भी हैं। बाकी सब लोग जो नए हैं उनके लिए हम ये जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि रेणु जी के लिए और बलबीर जी के लिए कोई नई जानकारी नहीं है। हम पहले भी 2 बार बता चुके हैं। हम लोग मल्टीनेशनल में काम करते थे, आईटी इंडस्ट्री में काम करते, और आज हम जिस माध्यम से सब लोग जुड़े हुए हैं ये है इंटरनेट। और अगर हम साल 1995 की बात करें तो इंटरनेट जो है वो बहुत ही लग्जरी चीज खाली रईसों के पास होती थी, सब लोगों के लिए मुहैया नहीं थी। तो हम उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ काम करते थे नेशनल इंटरनेट बैकबोन बनाने के लिए। जो इंटरनेट है वो उस समय तक सिर्फ दिल्ली और मुंबई में होता था, और एक सरकारी कंपनी थी विदेश संचार निगम लिमिटेड, सिर्फ उनके जरिए आपको इंटरनेट मिल सकता था। तो हमने ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम को प्रपोज किया कि भाई ये इंटरनेट जो है वो हर घर तक, हर इंसान के हाथ तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए हमको ये जो सिर्फ दिल्ली और मुंबई में है उसको घर घर तक पहुंचाना होगा। तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट बना उसका नाम था नेशनल इंटरनेट बैकबोन। और दिल्ली और मुंबई के सर्वर से जो कनेक्टिविटी है पहले सभी स्टेट गवर्नमेंट्स में गई, स्टेट कैपिटल्स में, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आपका शहरों तक। आज हमारे देश के हर शहर में इंटरनेट है, हर गांव में इंटरनेट है, और हर आदमी के मोबाइल में इंटरनेट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1995 से लेके आपका 2025 तक का जो सफ़र है इंटरनेट का, उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। अब जैसे आपके रेलवे की टिकटिंग है, आप कहीं से भी आप अपनी रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नेटवर्क बना था क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसका नेटवर्क बना, फिर वो आईआरसीटीसी के पास बुकिंग वगैरह चली गई। तो इस तरीके से ये जो सुविधाएं बढ़ी हैं, ये इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो इंटरनेट को जाता है। और वो इंटरनेट की बैकबोन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी नेटवर्किंग की, बैकबोन नेटवर्क बनाने के लिए, उस तरह के काम को हम किया करते थे। और ये जो हमारा सफ़र है, ये सफ़र हमारा 2011 में स्टार्ट हुआ। उस समय हम मल्टीनेशनल में काम करते थे, यहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में। और दोपहर में लंच के बाद हम लोग ऑफिस के बाहर खड़े थे, हमने देखा गाय कचरा खा रही है। तो वहाँ से हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई।
क्योंकि जो पोस्ट लंच डिस्कशन जो हमारा था वो इस बारे में था कि हमने कहा यार देखो, एक तरफ तो हम गाय को माता बोलते हैं, दूसरी तरफ गाय कचरा खा रही है। तो फिर दूसरे साथी ने बोला कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है कि जो हम मानते हैं वो हम करते हैं। अब देखो, हम लोग तो बोलते हैं कि भाई माँ बाप तो भगवान होते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा माँ बाप तो वृद्धाश्रम में है। फिर तीसरे ने बोला कि यार ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग, अगर कोई हमसे पूछे कि हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, हम नौकरी कर क्यों रहे हैं, तो उसका सीधा सा जवाब होता है कि भाई घर परिवार चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं। और बच्चों को तो आया पालती है सभी शहरों में, क्योंकि मियाँ बीवी तो दोनों के दोनों ऑफिस गए होते हैं। तो हम एज अ सोसाइटी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हम लोग रिग्रेस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम पीछे घट रहे हैं। फिर हमें ये समझ में आया कि नहीं नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। हम लोग आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमको अपने कल्चर का कुछ नहीं मालूम। बहुत मार्केट में ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनसे जाके पूछ लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो हम उसके बाद, टूरिंग जॉब थी, हम एक शहर से दूसरे शहर हम टूर तो करते ही रहते थे। तो हमें बहुत सारे ज्ञानी लोग मिले। हमने उनसे पूछा कि भाई गाय को माता क्यों बोलते, तो किसी के पास जवाब था नहीं। तो वहां से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई कि यार किसी को भी नहीं पता है, हम लोग अपनी रिसर्च खुद ही करते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद ये था कि हमको संस्कृत समझ में आती थी। तो अब गाय को माता क्यों बोलते हैं, इसका जवाब हमको अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की किताबों में तो मिलना नहीं था। तो हमने कहा यार अपने वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, उससे पता लग जाए। और फिर हमने वो जर्नी 2011 में स्टार्ट की। हमने पहले अपने वेदों को पढ़ा, फिर पुराणों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा। तो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसका जो निचोड़ निकला वो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिसका हमने नाम रखा काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी। काउ इसलिए क्योंकि हमारी जर्नी का जो स्टार्ट पॉइंट था वो गाय थी। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात ना करें तो लोगों को इंटरेस्ट आता नहीं, हमको कोई दूसरा आश्रम तो खोलना नहीं था। बहुत सारे बाबाजी लोगों के बहुत सारे आश्रम ऑलरेडी हैं भारत में, विदेशों में भी हैं। तो हमने कहा यार आश्रम तो हमको नया खोलना नहीं है, हमको बाबाजी लोगों को ट्यूशन नहीं देना है। तो हम लोग अगर इकोनॉमिक्स से जोड़ सकें हमारे इस साइंस को, तो लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा। और इस प्रकार हमने इस टेक्नोलॉजी की इजाद की, और ये हमने टेक्नोलॉजी का नाम रखा इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी। और जो पूरी रिसर्च थी हमारी वो अल्टीमेटली उसका रिजल्टेंट ये था कि मिट्टी, पानी और हवा जो है वो मूल तत्व है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पंच महाभूत होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो उसमें से 3 है, मिट्टी, पानी और हवा। और हमारी पूरी जो खेती बाड़ी है वो मिट्टी, पानी और हवा के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्योंकि जो हम बीज लगाते हैं, बीज से पौध बनना, पौध से पेड़ बनना, ये सारी चीजें जो है मिट्टी, पानी और हवा पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर मिट्टी, पानी और हवा का स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारी खेती जो है वो अपने आप ही बहुत बेनिफिशियल और बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी। क्योंकि खेती बाड़ी में, जैसा भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे ये कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम बान। सबसे जो अच्छा व्यवसाय हो सकता है वो खेती है। क्योंकि खेती की जो उपज है वो पूरी तरीके से हमारी प्रकृति पर निर्भर है। तो अगर हम प्रकृति के सानिध्य में अपनी खेती की पद्धति तो नुकसान हो ऐसी कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसी विषय पे हम लोग पिछले 2 सेशन में भी हमने चर्चा की है, और इसी बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी जो चर्चा का जो मोड होता है, जिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जिस तरीके से चलती है, वो ऐसी होती है कि हम आपको केस स्टडी के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीके से जो खेती है उसको प्रॉफिटेबल किया जा सकता है, लागत को कम किया जा सकता है और उपज को बढ़ाया जा सकता है। और यदि लागत न्यूनतम होगी तो जाहिर सी बात है जो आपके जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो कई गुना ज्यादा हो। तो मैम यदि इजाजत दें तो हम शुरू करें अब। यस सर, हाँ प्लीज शुरू करिए, लोग जुट गए हैं तो स्टार्ट, प्लीज तो ओवर टू मैं यू। शेयर करता हूँ, आप एक बार परमिशन दे दीजिए मुझे प्रेजेंटेशन शेयर करने की। यस, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ये आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है मैम? यस यस, विजिबल, इट्स विजिबल। तो हम आज बात करेंगे जल प्रबंधन के बारे में, और सतत कृषि मतलब आपकी जो खेती है वो लगातार चलती रहे और सस्टेनेबल भी रहे। सस्टेनेबल को हम अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो प्रॉफिटेबल ही सस्टेनेबल होता है। मतलब यदि किसी काम को करने में आपको मुनाफा हो रहा है, यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस काम को लगातार कर सकते हैं। राइट। तो एक तो ये है कि आपको अपना मुनाफा निकालना है, और दूसरा ये है कि आपका जो मुनाफा हो
वो भी सतत हो, लगातार हो। मतलब ये नहीं कि एक बार मुनाफा हुआ दूसरी बार नुकसान हुआ। ठीक है। तो यही आज का विषय है। और कल जो हमने बात की थी वो टमाटर की खेती पे की थी, और परसों हमने मिर्ची के खेत की केस स्टडी की डिस्कशन की थी, मतलब 16 तारीख को। तो आज हम किसी दूसरी फसल के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। ये है करेले की खेती। और जैसा कल रेणु जी ने कहा था कि आंकड़े एग्जैक्ट जो हैं कि क्या बेनिफिट हो सकता है, तो 225% उपज में उछाल आया था इस पद्धति से खेती करने में। तो ये है बात छत्तीसगढ़ की। और करेले की खेती का जो पद्धति है वो ये है कि पहले, सबसे पहले ड्रिप की जो वेंचुरी है वो लगाई जाती है, और उसके बाद फिर मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग जो है ये प्लास्टिक मल्चिंग है जिसके ऊपर सब्सिडी उपलब्ध है। ये करने का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपका जो खरपतवार है उसका आपको प्रबंधन अलग से नहीं करना पड़ता। तो जब आप इस तरह का मल्च बिछाते हैं, चादर, एक तरह की प्लास्टिक की चादर है, उससे आच्छादित किया जाता है जिससे कि जो खरपतवार है वो ना उगे, और जो हमारी मेन फसल है वही उगे। तो इस तरीके से ये चादर बिछाने के बाद फिर उसके अंदर ये छेद किए जाते हैं जहाँ पे आप पौध लगाएंगे। उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस रखा जाता है जिससे कि बढ़ने के बाद जो फसल है उसको उपयुक्त जगह मिले। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जहाँ जहाँ पे ये छेद कर रहे हैं वहीं वहीं पे आपका ड्रिप इरिगेशन का आउटलेट है। तो इस तरीके से छेद किए जाते हैं, फिर पौधरोपण होता है। और ये जो करेले की पौध है वो लगाई गई है। आप देखेंगे कि जब ये लगाई जा रही है उस समय ये भी थोड़ी सी खिंची हुई सी है, जैसे कल टमाटर की जब हमने बात की थी। और ये पौधे थोड़े से मुरझाए हुए भी आपको दिखेंगे। कारण उसका ये है कि ये करीबन 34-35 डिग्री का तापमान है। छत्तीसगढ़ की बात है ये। तो और इसमें जो ड्रिप का जो इनलेट है वो तालाब से लिया गया है। और रोज सुबह सूर्योदय के समय इसके ऊपर फॉलियर स्प्रे जो छिड़काव है वो किया जाता है। और हफ्ते भर में आपके जो पौधे हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं। इसमें आपको बर्ड्स दिखने स्टार्ट हो गए। जो टेंटिकल्स है करेले की पौध में, ये जो तार टाइप के जो निकली हुई है ये बहुत आती है। तो नॉर्मली इसके आने का जो समय होता है वो करीबन 15 से 20 दिन होता है। लेकिन यहाँ पे जिस पद्धति से खेती की जा रही है, ये 5 दिन में टेंटिकल्स आने स्टार्ट हो गए थे। जो नीडल लीव्स थी वो आनी स्टार्ट हो गई करीबन 25वें दिन। जो हाइट थी पौधों की वो 3 फीट हो गई थी। नॉर्मली 25 दिन में ये 1 से 1.5 फीट के पौधे हो पाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो मैं आपको सारी डेट्स बता रहा हूँ, ये जो टाइमलाइन बता रहा हूँ, इससे आपको ये पता लगता है कि जो ग्रोथ है वो फास्टर है। और पौधों की यदि ग्रोथ अच्छी होती है, प्राकृतिक होती है। ये अपनी स्क्रीन पे अब जो वीडियो पे आप देख रहे हैं ये लेडी बग बीटल है, भौरा जिसको कहते हैं। तो ये भी जो स्वस्थ पौधे होते हैं वहीं पे आते हैं, और इनका काम होता है पॉलिनेशन। तो ये जहाँ पे आ रहे हैं मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पॉलिनेशन बेहतर होगा। और जब पॉलिनेशन बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी उपज भी बढ़िया होगी। तो करीबन 45वें दिन हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार थी, जो नॉर्मली 65 से 70 दिन में तैयार होती है। तो आपका जो फ्रूटिंग का टाइम है, जो आपका फ्लावरिंग का टाइम है, वो टाइम भी घट गया। और आपने जो हार्वेस्ट ली वो भी ज़्यादा समय तक ली। तो नॉर्मली जो उपज होती है वो करीबन 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर करेले की उपज में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे 18 टन तक हुई। सो ये थी करेले की केस स्टडी। और कैसे हुआ चरणबद्ध तरीके से अगर हम समझे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रिप की पाइपलाइन की स्थापना हुई। और ड्रिप इरिगेशन जो है वो मल्च के अंदर ही था। तो सबसे पहले ड्रिप की पाइपलाइन बिछाई गई, उसके बाद फिर प्लास्टिक मल्चिंग की गई। अब ये मल्चिंग प्लास्टिक की ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कई जगह पे जो पुरानी फसल की जो एग्री वेस्ट है उससे भी मल्च किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मल्चिंग कर रहे हैं। मल्चिंग का बेसिक पर्पस सिर्फ ये है कि जो खरपतवार है वो आपकी जो मेन उपज है, जो मेन पौध है, उसको डोमिनेट ना करे।
मतलब खरपतवार ज़्यादा उग जाए और आपकी जो मेन उपज है वो उसको उतने रिसोर्सेज ना मिले कि तो वो उतना अच्छे से ग्रो ना कर पाए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया जो टेंटिकल्स हैं, जो तारे हैं, उनका निकलना जो है वो 5वें दिन स्टार्ट हो गया था, जो कि नॉर्मली साधारणतः 15वें दिन वो चालू होता है। 25वें दिन करीबन 3 फीट की हाइट हो गई थी, जो कि 25वें दिन 1 से 1.5 फीट या मैक्सिमम 2 फीट तक की ऊंचाई हो पाती है। 35वें दिन करीबन 5 फीट के पौधे हो चुके थे, जो कि 2.5-3 फीट से ज़्यादा के नॉर्मली नहीं हो पाते। फूल आने की प्रक्रिया जो है वो 30वें दिन ही स्टार्ट हो गई थी, जो कि नॉर्मली 55 से 60वें दिन में चालू होती है। और ये लेडी बग बीटल आपने वीडियो में भी देखा था, जिसको कई जगह पे गुबरैला बोलते हैं, कई जगह पे भावरा बोलते हैं। इसके आने का मतलब ये है कि आपकी उपज बेहतर होगी, बिकॉज ये आपका पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो अच्छी पॉलिनेशन का मतलब है कि आपका जो फ्रूटिंग है वो बेहतर होगी, यानी कि आपकी जो उपज है वो बेहतर होगी इवेंचुअली। सो 45वें दिन से जो करेले की तुड़ाई है वो चालू हो गई थी, जिसको नॉर्मली 60 दिन से 100 दिन का समय यूजुअली लग जाता है। और 18 टन प्रति हेक्टेयर की उपज हुई कुल मिला के। क्योंकि आपकी लागत कम है, आपको ना एनपीके डालना पड़ा, ना गोबर की खाद डालनी पड़ी, ना आपको इंसेक्टिसाइड लगा, ना आपको पेस्टिसाइड लगा, ना वीडीसाइड लगा, तो आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत न्यूनतम पे पहुंच गई। और जो आपकी उपज है वो 225% ज्यादा हुई। तो आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आया, आपको जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो 4 गुना हुआ। इस तरीके से आप खेती में अपनी जो लागत है उसको कम करना भी आपकी प्रॉफिट को बढ़ाने का एक तरीका है। और क्योंकि लागत न्यूनतम है, इस वजह से आप जो भी उपज ले रहे हैं उसको आपको बेचने का भी एक वो मौका मिलता है कि आप अपने हिसाब की प्राइस पे उसको बेच सकें। आपको सरकार की एमएसपी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कल आपको टमाटर की खेती में बताया था कि जो पोस्ट हार्वेस्ट जो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने तुड़ाई कर ली, उसके बाद हरी सब्जी हो चाहे टमाटर हो वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती। तो आपके पास जो नेगोशिएशन टाइम मिलता है मंडी में जाके अपनी बातचीत करके मोल मोलाई करके उसको फाइनल करने का, वो टाइम बड़ा कम मिल पाता है नॉर्मली। क्योंकि जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है उसके अंदर जो आपने फसल ली है वो जल्दी खराब होने लगती है। तो आपके पास जो विंडो है डिस्कशन का, मोल मोलाई करने का, वो बड़ा लिमिटेड सा रहता है। यहाँ क्योंकि हमने किसी भी केमिकल का कोई इस्तेमाल शुरू से अंत तक किया ही नहीं है, तो इसलिए जो फसल है हमारी वो ज़्यादा स्वस्थ है। और जो हमारी उपज है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं खराब होती। अब जैसे टमाटर का कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो मैक्सिमम 3-4 दिन के अंदर वो खराब होने लगती है। तो आड़ती को भी मालूम है कि भाई आप अगर इसको अगर 2 दिन होल्ड करा दिया तो चौथे दिन तो जो मैं दाम बोलूंगा उसमें बेच के जाएगा, राइट। तो वो 3-4 दिन से बढ़ के वो 15 दिन हो गई, तो आपको उतना समय डिस्कशन के लिए मिल गया। तो इस प्रकार से जब आपकी हार्वेस्टेड फसल जो है वो उसकी भी जो लॉन्जिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो आपका प्रॉफिट उस लिहाज से भी बढ़ता है, क्योंकि आपके पास नेगोशिएशन के लिए ज़्यादा टाइम। तो बेसिक जो कृषि की चिंताएं हैं वो है उर्वरक की उपलब्धता, फसलों की बीमारियां, हार्मोन्स। अभी हम जो अगली जो डिस्कशन करेंगे उसमें हम ये भी बताएंगे कि जो बीमार फसल है उसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यदि हम अपनी पानी की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान मतलब हमने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे आपको मालूम ही होगा कि अगर खेती में अगर किसी फसल में वायरस आ गया तो उसका कोई इलाज नहीं, आपको उसको जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा, आप उसको क्वारंटाइन ही करना पड़ेगा, वहाँ ट्रैक्टर ही चलाना पड़ेगा। लेकिन हमने वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी इस पद्धति से काम करके देखा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। तो ये जो हमारी मूल धारणा है इस पद्धति में काम करने की वो ये है कि हम ऑर्गेनिज्म बाय ऑर्गेनिज्म पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने के बजाय अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो जो इम्यून सिस्टम होता है पौधों का, उसके ऊपर यदि ध्यान दें और पौधों को उस लिहाज से सुदृढ़ करें, तगड़ा बनाएं, तो जो भी अटैक होता है, चाहे पेस्ट अटैक हो चाहे वो डिजीज अटैक हो,
उसको जो पौधे हैं वो खुद से डिफेंड कर पाते हैं, और जब वो डिफेंड कर पाते हैं तो वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। तो बेसिकली हमको समझना ये है कि मिट्टी, पानी और हवा में जो इकोलॉजी है, देखिए पौधे जो हैं वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग वर्टेक्स पे खड़े हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में हैं और जो पत्ते हैं वो हवा में हैं। तो एक तरीके से वो हवा और मिट्टी की इकोलॉजी के बीच में एक इक्विलिब्रियम साधे हुए हैं, एक सामंजस्य बनाए हुए हैं। और यदि हम पौधों को सुदृढ़ करेंगे तो मिट्टी की जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोलॉजी है, वो भी सुदृढ़ होगी और हवा भी साफ, राइट। तो इसीलिए हम जो पानी है, पहले उस पर ध्यान देते हैं कि पानी अपने आप में स्वस्थ हो यानी कि उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो हाई हो, और दूसरा उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बना रहे। और जैसे ही ये चीजें जलाशय में स्थापित हो जाती हैं, इसी पानी को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूरो इम्यूनो बूस्टर है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। यानी इस पानी का इस्तेमाल यदि हमने पशुपालन में किया तो हमारे जो पशु है, जो पशुधन है हमारा, वो और ज़्यादा स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। और यदि इसी पानी का इस्तेमाल हमने खेती में किया तो हमारी खेती जो है वो डिजीज, पेस्ट और वेदर रेजिलेंट हो जाएगी। यानी कि बीमारी और कीटों का प्रकोप और जो मौसम की मार है, तीनों चीज़ों से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं बिना किसी केमिकल के और बिना किसी एंटीबायोटिक के। तो ये 5 चीज़ें यदि हम इंश्योर कर सकते हैं तो हमारी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और हमारी उपज भी बेहतर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो उर्वरक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम न्यूनतम पे ले जाते हैं, फसलों की बीमारियों का हम ख्याल रख लेते हैं, हार्मोन्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कीटों का कोई प्रकोप नहीं होता है। मौसम की मार जो है, अब मौसम की मार मतलब बेसिकली क्या है कि 5 कंडीशन हो सकती हैं: बारिश समय से पहले हो या समय के बाद हो, बारिश कम हो या बारिश ज़्यादा हो, या सब कुछ ठीक रहे। तो 5 में से सिर्फ एक ही कंडीशन हमारे फेवर में जाती है, 4 कंडीशन तो हमको नुकसान ही पहुंचाती हैं। तो यदि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो 5 साल में एक ही बार हम प्रॉफिट में आएंगे, बाकी 4 साल तो हम नुकसान में ही जाएंगे, राइट। तो इसीलिए वेदर रेजिलेंट मतलब मौसम के प्रभाव से अछूता रह जाए हमारा खेत, ये इस प्रकार की खेती करनी आवश्यक है। और वही हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं। अब क्योंकि हमको उर्वरक नहीं चाहिए, क्योंकि हमको मौसम की मार का कोई असर नहीं पड़ रहा है, बीमारियां नहीं हो रही हैं, कीटों का जो प्रकोप है वो नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें ना तो ऋण चाहिए, ना तो हमें सब्सिडी चाहिए, और ना हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, एमएसपी जो है, उसकी कोई चिंता है। क्योंकि हमारी जो फसल है उसमें हमारी लागत न्यूनतम है, तो इसीलिए हम हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मोरलेस इंश्योर्ड है। इस प्रकार से खेती करने को ही हम पारिस्थितिक खेती बोलते हैं, सिम्बायोटिक फार्मिंग बोलते हैं। और यदि हम मछली पालन, गौ पालन और खेती, ये तीनों को अगर आपस में लिंक कर दें, चाहे वो मुर्गी पालन हो या बतख पालन हो या बकरी पालन हो, ये सारे उपक्रम जो है ये सब हमारी आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से सिस्टर कंसर्न्स हैं। जैसे आपने कॉर्पोरेट्स में देखा होगा कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो टाटा कंपनी है वो क्या क्या करती, तो टाटा गाड़ी भी बनाती है, टाटा स्काई टीवी चैनल भी है, टाटा सॉफ्टवेयर भी बनाती है, टाटा के ज्वेलरी भी है, टाटा का घड़ी भी है, परफ्यूम भी है। तो एक तरीके से सब अलग अलग कंपनीज मिलके टाटा की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। उसी तरीके से हम खेती में भी ये सारे उपक्रम एक साथ लेके चल सकते हैं, चाहे वो सब्जियों की खेती हो, चाहे वो फलों की खेती हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो गौ पालन हो। तो ये सारे के सारे उपक्रम जो हैं हम साथ लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पानी की आवश्यकता सबको है, मिट्टी की आवश्यकता सबको है, धूप की आवश्यकता सबको है, और हवा की आवश्यकता सबको है। ये चारों की चारों चीजें भगवान ने हमको फ्री में दे रखी, हमें सिर्फ उनका सही ख्याल रखना जरूरी है। तो सही ख्याल हम कैसे रख सकते हैं कि जब हम जो रसायन है उनका इस्तेमाल कम से कम करें, और जो
प्राकृतिक संसाधन है उनका ख्याल हम ज्यादा से ज्यादा रखें, राइट। तो वो करने का तरीका क्या है, जैसे मिट्टी, पानी और हवा, ये तीनों आके कहाँ पे जुड़ते हैं, जलाशय में, राइट। अभी जो हम अप्रोच लेते हैं कि हमने बोरवेल का पानी लिया और खेतों में भर दिया, ये सही अप्रोच नहीं है। जब तक हम ये अप्रोच लेते रहेंगे, हमें वो जो पूरा का पूरा तंत्र है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना। तो सही अप्रोच क्या है, सही अप्रोच हमको प्रकृति खुद ही दिखाती है, बारिश और जंगल। यदि हम इसको ढंग से समझ लें तो हमको मोरले सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे मार्केट में सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग और बहुत सारी तरह की बातें होती। प्रकृति में खेत नहीं होते, ये तो हम सबको मालूम है। प्रकृति में होते जंगल, और सबसे स्वस्थ पेड़ पौधे हमको मिलते हैं जंगलों में, राइट। और इसका क्या कारण है, वहां कौन जाके खाद डाल रहा है, कोई नहीं। वहां कौन जाके आपकी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहा है, कोई नहीं। अच्छा, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जब भी ये कीटों का अटैक होता है, जैसे अभी 1-2 साल पहले टिड्डियों का अटैक था, राइट। तो उसमें क्या बोला गया कि अफ्रीका से टिड्डियां आई, और अफ्रीका से फिर ये पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान से भारत में इन्होंने अटैक कर दिया है। अब अगर ये इतना लंबा सफर करके ये टिड्डी का समूह आ रहा है, तो आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि ये जो टिड्डियां हैं ये खेतों पर ही क्यों अटैक करती हैं, जबकि ज्यादा स्वस्थ पौधे तो आपको मिलते हैं जंगलों में। जंगल में उनके लिए भर भर के खाना है, तो क्यों नहीं अटैक करते, खेतों पर ही क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि हमारे खेतों में जो फसलें हैं वो कमजोर हैं। कमजोर क्यों है? क्योंकि हम उन्हें कमजोर कर रहे हैं। हम जो इतने सारे जो एनपीके डालते हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो जड़ें गहरी नहीं होती, जड़ें जड़ें जो है वो सतह पर ही होती। फिर हम भर भर के जो फ्लडिंग करते हैं, जो पानी भर देते हैं खेतों में, उसकी वजह से क्या होता है कि जड़ों की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो ऊपर ही ऊपर कवर अप हो गई। तो हम यदि प्रकृति को समझ के चलेंगे तो बहुत ही आसान होगा इस बात को समझना कि प्रकृति ने सभी का बंदोबस्त पहले से किया हुआ है। जंगलों में तो कोई पानी भी नहीं बता रहा उनको, तो जंगलों में पानी कहाँ से आ रहा है? जंगलों में पानी आने के बस दो ही साधन है, एक है ओस, दूसरी है बारिश। अब ओस का तो एक समय फिक्स है, सुबह करीबन 3:30-4 बजे ही ओस गिरेगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और जो वायु में जो नमी है वो ड्रॉपलेट्स बन के वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ओस गिरती है। गिरती कहाँ से? आसमान से। तो पत्तों पे ही जाएगी, जड़ों में तो जाएगी नहीं, राइट। और बारिश तो कभी भी हो सकती है, लेकिन बारिश होने का एक प्रोसेस होता है जो बारिश हमेशा फॉलो करती है। पहले काले बादल छाते हैं, तो वो सनलाइट को कट करते हैं, फिर थोड़ी हवाएं चलती हैं, वो टेम्परेचर को मॉडरेट करती हैं, और उसके बाद बारिश स्टार्ट होती है। तो ये बारिश भी पहले पत्तों पे पड़ती है, जड़ों पे नहीं पड़ती है, राइट। तो ये जो टेम्परेचर का मॉडरेट होना है, जैसे अगर आप कीटनाशक वगैरह का यदि इस्तेमाल करें, तो उसमें भी जो दवा कंपनी होगी वो आपको बोलेगी कि इतने ml पानी में इसको मिलाना और सुबह के टाइम पे छिड़काव करना। तो वो भी सुबह का ही टाइम क्यों चुनते हैं? उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, सनलाइट कम रहती है, डिम रहती है रोशनी, और उस समय जो गार्ड सेल्स होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं, तो स्टोमाटा ओपन रहता है, तो जो भी आप छिड़काव करेंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, राइट। आपने कभी ये भी ऑब्जर्व किया होगा कई बारी कि जब बारिश गिरती है तो जो बंजर जमीन होती है उसमें भी घास उगाती है। तो वो क्यों उगाती है? बंजर जमीन में तो किसी ने कोई उर्वरक डाला नहीं, ना यूरिया डाला, ना पोटैश डाला, ना डीएपी डाला, तो वो घास क्यों उगाई? बंजर जमीन हरी क्यों हो गई? उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो आपको पानी उपलब्ध हो रहा है वर्षा में, वो बहुत ही स्वस्थ बैलेंस्ड पानी, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूरो इम्यूनो बूस्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए वो जो पानी है वो शुद्धतम पानी है। तो वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उन सब रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करता है, और उस वजह से वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। इसी वजह से आपको उपज भी बेहतर मिले। तो बारिश को देखना, जंगल को देखना, इससे हमें अपनी खेती की पद्धति के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये जो चारों उपक्रम है, पशुपालन, मत्स्य पालन और खेती, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये हमारे पूर्वजों ने पहले ही इसको ऑब्जर्व कर लिया था। इसीलिए हमारे यहाँ पे ये कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम दान। बेस्ट यदि कुछ काम करने को है इस दुनिया में, कोई व्यवसाय है, तो वो खेती है। कारण उसका ये है कि हम एक बीज लगाते हैं और 1000 बीज ले लेते हैं। उसके बाद सेकंड बेस्ट जो है वो वाणिज्य है, व्यापार है, जिसके अंदर हम 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके, रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके हम एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं।
लेकिन फर्क क्या पड़ता है यहाँ पे, जो अभी जो पंजाब के जो किसान धरने पे बैठे थे, उनका क्या विषय क्या था कि हमको हर फसल के ऊपर एमएसपी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खेती करने की जो हमारी पद्धति है वो गलत है। इसीलिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वाणिज्य में जो भी आदमी कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाता है उसको कितने में बेचता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये बड़ी विडंबना है कि जब हम हर चीज की तरफ जो सरकार का मुंह ताकते हैं तो क्या होता है कि सरकार ही डिसाइड करती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा। मिनिमम मतलब न्यूनतम, और मैक्सिमम मतलब अधिकतम। ठीक है? तो जो इंडस्ट्री वाला जो प्रोडक्ट बनाएगा वो अधिकतम रिटेल प्राइस के ऊपर बेचेगा, और जो किसान जो अपनी उपज पैदा करेगा वो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचेगा। ठीक है? तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ठीक है? तो कारण उसका क्या है कि अगर हमको हर चीज पे सब्सिडी चाहिए, हमको यूरिया भी चाहिए, हमको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी चाहिए, डीएपी भी चाहिए, ये पूरा तंत्र है। इस तंत्र को जब तक हम तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। अच्छा, एक चर्चा कल और परसों भी हुई थी कि जब हमको खेती करनी है तो हमें जो भी चीज चाहिए वो हम एमआरपी पे खरीदते हैं, और जब हमारी उपज हो जाती तो हम उसको बेचने के लिए जाते हैं मंडी में। यानी कि हम रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं और होलसेल प्राइस पे बेच देते हैं। इसका क्या लॉजिक हुआ? ठीक है, फिर हम कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं है। तो ये प्रॉफिट यदि हमको बनाना है तो जाहिर सी बात है हमारे को अपनी जो लागत है उसको कम से कम पे लाना हो। और हम जिस पद्धति की बात कर रहे हैं ये पूरी पद्धति है ही इस बारे में कि हमारी लागत जो है वो न्यूनतम रहे। ना हमें कोई उर्वरक की आवश्यकता हो, ना कोई फर्टिलाइजर चाहिए, ना कोई पेस्टिसाइड वीडिसाइड, कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि जो हमारी फसल है वो स्वस्थ हो। वो स्वस्थ रहेगी तो केमिकल इनपुट भी नहीं रहेगा, लॉन्जिविटी भी बढ़ेगी हार्वेस्टेड क्रॉप की, हमारी उपज भी बढ़ेगी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यही अगर हम अपने पौराणिक कथाओं को देखें तो भी हमें यही इंडिकेशन मिलेगा कि धरती के नीचे पानी है। ये तो हमको महाभारत के टाइम से पता है, इनफैक्ट रामायण के टाइम से पता, लेकिन हम धरती के अंदर का पानी निकाल नहीं रहे थे। हमारे गांव में अगर आप आज से 50 साल पहले की बात करें तो गांव में कुएं होते थे, बोरवेल नहीं होते थे। कारण उसका क्या था? कुएं से पानी निकाला जाता था, रहट भी होती थी, वो अपना जो बैल होता था वो पंचक्की चलाता था और पानी निकल के खेतों में जाता था, राइट। लेकिन हम बोरवेल का इस्तेमाल तब भी नहीं करते थे। कारण क्या था? क्योंकि जमीन के नीचे का पानी जमीन के ऊपर के उपयोग के लिए नहीं बना है। तो यदि आज आज अगर कोई आपसे बोले कि यार बोरवेल इस्तेमाल करना छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, राइट। तो क्या करें? जो बोरवेल हमारे पास है उसी को सही ढंग से इस्तेमाल कर लें। ये हमको कोई ब्रह्मा जी ने तो आके नहीं बोला है कि जो बोरवेल से पानी निकाल रहे हो सीधा खेतों में डालो या सीधा गैया को पिलाओ। तो हम वो बोरवेल का पानी निकालेंगे, हम उसको तालाब में डाल देंगे और तालाब में हम उसको ट्रीटमेंट करके उसको क्योर करेंगे, उसको सरफेस कंडीशन के हिसाब से उसको स्वस्थ करेंगे, और उसके बाद उसका इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बोला कि सूर्योदय के समय फसलों के ऊपर सिर्फ छिड़काव की आवश्यकता है। यदि आप ड्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्रिप का इनपुट तालाब से दे दें। तो इस प्रकार से हम अपनी पानी की आवश्यकता को भी कम करेंगे और फसल का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी पूरा फोकस कर पाएंगे, स्वस्थ करेंगे। अब ये जो दूसरी पिक्चर आपके सामने है कि ऋषि मुनि जो होते थे वो जब श्राप देते थे या वरदान देते थे तो वो हमेशा कमंडल से पानी निकालते और उस पानी के अंदर कोई मंत्र जाप करते थे और उसको फेंक। तो ये करने से क्या होता है? ये पानी की जो मेमोरी है उसको दर्शाता है। ये पूरा का पूरा बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। हम जो भी मंत्रोच्चार करते हैं, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, राइट, ये भी क्या है? सिर्फ ये वाइब्रेशंस है। सो हर शब्द की अपनी अलग वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन को पानी में रिकॉर्ड किया जाता है और उसको फिर सामने वाले पे फेंका जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी जो ऑरा है वो ऑरा पॉजिटिव या निगेटिव होती है, जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव होती है। इसी प्रकार से श्राप या वरदान जो है वो फलीभूत होता है। यदि आपने सही सिचुएशन में सही निर्णय लिया है तो आप राइज करेंगे, यदि आपने सही सिचुएशन में गलत निर्णय लिया है तो वो आपका जो डाउनफॉल है उसका कारण बने। तो इस प्रकार से जो भी अप्रोच थे हमारे
पौराणिक समय में, वैदिक समय में, वो सब के सब पूरी तरीके से साइंटिफिक अप्रोचेस थे, लेकिन उसको डिकोड करके उसको समझने की आवश्यकता थी। हमने क्योंकि 10 साल लगाए, इसलिए हम आपको ये सारी बातें बता सकते। तो अब ये जो आपके सामने फोटोग्राफ है, ये कबीर प्राकट्य स्थली लहरतारा झील जो है वाराणसी उसकी है, जो पहले जलकुंभी से पटा हुआ था, जहाँ इतनी बदबू आती थी कि आप 2 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसके अंदर अब उसी जलाशय में डेली लोग 5 से 10 किलो मछली रोज पकड़ के ले जाते हैं। तो इस तरीके से जब कोई भी जलाशय स्वस्थ होता है तो उसके आसपास जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता सबको है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सबको पानी चाहिए। और पानी जितना स्वस्थ होगा आसपास उतना ही स्वास्थ्य फैलाएगा। पानी जितना बीमार होगा वो अपने आसपास उतनी ही बीमारियां फैलाएगा। तो इस बात को यदि हम मान के चलें तो हमारे लिए जो खेती करने की पद्धति है वो बहुत ही आसान और लाभदायक बन सकती है। तो टमाटर की कहानी हम पहले कवर कर चुके हैं, मिर्ची की कर चुके हैं, करेले की आज हो गई है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म किया वो हम अगले सेशन में बातचीत करेंगे। ये कुछ हमें अवार्ड और सर्टिफिकेट जो है पिछले कुछ सालों में जो हमने कमाए हैं, ये उनके बारे में है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज, करीबन 4 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने हमको अवार्ड दिया है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय ने हमको वाटर हीरो का अवार्ड दिया है। जो नगर विकास मंत्रालय है उसके हम पार्टनर होते हैं अमृत 2.0 के प्रोजेक्ट में। जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने हमें ESG इनेबलर टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, तो उन्होंने भी हमको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन। तो ये प्रेजेंटेशन का एंड है। अब आप लोग यदि आपके कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। थैंक यू मधुकर जी। एंड बाकी किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। इतना मधुकर जी ने इतना सब कुछ जल के बारे में, पानी के कृषि का कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है, क्या फायदे हैं, तो उससे संबंधित किसी के दिमाग में कोई भी प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न पूछिए। या तो आपको, जैसे मधुकर जी कहते हैं, ज्यादा समझ में आ गया है या कुछ नहीं समझ में आया है, आई थिंक। तो देखिए, अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा आपको आज जो अभी इन्होंने बताया है, क्या उससे आप समझ पाए हैं, या उसको आप कैसे आगे अपनी खेती में कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, कैसे उसको अपनाना चाहेंगे, कोई भी उससे संबंधित प्रश्न हो। हेलो मधुकर जी। जी जी अनिल अनिल। जी। जी सर ने जो भी जानकारी दी, मतलब एक कम शब्दों में मतलब बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, और खेती के बारे में बताने के साथ साथ मतलब कुछ वैदिक जानकारी की तरफ भी, उस तरफ जो बताया था मैम आपने उस बारे में भी बताया। जी तो मतलब ये है कि जैसे अब अभी तो सब लोग ये जैविक खाद वगैरह, मतलब सॉरी, ये रसायन वगैरह डाल रहे हैं खेती में। इस तरह की खेती सभी कर रहे हैं लगभग। तो तुरंत तो एकदम बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक शुरुआत की जाए तो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि मतलब अगर सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी जानकारी की जरूरत होती है, और मतलब ये बदलाव किया जाए, जैसे पानी वानी का जिस तरह से आपने बताया, बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो एक शुरुआत अगर की जाए तो किस तरह से, कहीं जैसे हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसमें क्या करें? सर किस तरह की सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? मतलब देखिए, जैसे हम शुरुआत आपकी करते हैं जो जैसे। रासायनिक खेती है, जो आप जितना भी DAP यूरिया वगैरह जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, जी। उसमें आप जैविक खेती की बात करते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात होती है, तो उसके अंदर हमेशा जो, मतलब मैं अगर किसान हूं और कोई आके मुझे ये समझाए कि यार जैविक खेती कर लो, तो मेरा पहला जी। सवाल ये होगा क्यों कर लूं? तो सामने वाला मेरे को ये बोलेगा कि भी ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, कि भाई मैं खेती करने बैठा हूँ, मैं पर्यावरण बचाने तो बैठा नहीं हूँ।
आप मुझे ये बताइए कि मेरा फायदा क्या? तो हम्म, इसका जवाब कोई देता नहीं है। ऊपर से ये और बोल देता है कि जब आप रसायन छोड़ के जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो आपकी जो उपज है वो 60% घट जाएगी। हम्म, मैं आपको वो पद्धति बता रहा हूं कि आपका अगर 1 किलो की उपज है, उसमें वो उपज 990 ग्राम भी नहीं होगी। 1 किलो की उपज है तो एक 1 किलो 100 ग्राम हो सकती है। 1 किलो से कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और मैं जो आपको जी पद्धति बता रहा हूँ उसके अंदर आप पहले दिन से सारे रसायन छोड़ सकते हैं, क्योंकि रसायन छोड़ना भी आपके प्रॉफिट का ही पार्ट है। जी क्योंकि आपकी एक बड़ी लागत जो है वो ये जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, जंतुनाशक हैं, कीटनाशक हैं, उनको खरीदने में एक बड़ा अमाउंट आपका जाता है। जी ठीक है। तो एक तो आपने वहां पैसा खर्चा कर दिया, आपकी लागत बढ़ गई। अब आपकी जो उपज है वो भी आपको एक दाम से कम पे आप नहीं बेच सकते, क्योंकि उतना पैसा आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। राइट। जी मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके में पहली उपज से ही, फर्स्ट क्रॉप साइकिल से ही आपकी उपज घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी बढ़ेगी तो वो कितनी बढ़ेगी वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों से रसायन यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये जब भी मेरी डिस्कशन किसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले लोगों से होती है तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई साहब आप ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो नेचुरल फार्मिंग है। ठीक है। और यदि वो नेचुरल फार्मिंग है तो आप मुझे ये बताएं कि उपज घट क्यों रही है? मतलब आपके जो केमिकल्स हैं वो नेचर से भी ज्यादा पावरफुल हैं क्या? ऐसा तो जी हो नहीं सकता, लॉजिकली जी पॉसिबल नहीं है। हाँ अच्छा, आपने कभी ये देखा होगा कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरा कोई बचपन का दोस्त है, ठीक है, गलत संगत में पड़ गया। अब वो दारू शराब बहुत पीने लग गया। तो अगर मैं उससे 20 साल बाद मिलता हूँ तो जब 20 साल पहले जब मिला था तो वो एक दिन में एक पैग लेता था। अब 20 साल के बाद मिलूंगा, दारू की उसकी लत है, तो वो बोलेगा कि अब मैं एक बोतल एक दिन में पी जाता हूँ। राइट। लेकिन मेरा जी जी बचपन का दोस्त था, बचपन में दूध पीता था, दूध का बड़ा शौकीन था। तो वो अगर आधा लीटर पीता था तो वो 20 साल के बाद भी आधा ही लीटर पीता है, ये नहीं कि 20 साल के बाद 2 लीटर पीने लग गया। जी जी फर्क आप कर पा रहे हैं? जब भी कोई जी निगेटिव चीज होती है तो प्रकृति उससे इम्यून हो जाती है, उसकी खपत बढ़ने लगती है। आपने यही चीज यूरिया में नहीं देखी? जी जी बिल्कुल। यदि 10 क्विंटल फसल के लिए मैंने 5 साल पहले एक बोरी यूरिया डाला था, तो अब उसी 10 क्विंटल के लिए मुझे 3 बोरी यूरिया डालना पड़ता है। यानी कि वो चीज निगेटिव है कि पॉजिटिव है? जी बिल्कुल और निगेटिव। किसी प्राकृतिक चीज की बात करेंगे तो उसकी खपत उतनी की उतनी रहेगी और स्वास्थ्य आपका वैसा का वैसा बना रहेगा। राइट। तो जी जी अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे, आप ये देखिए ना कि जो जैविक खेती है उसके नाम पे मार्केट में फैला हुआ क्या है? भाई आप सीड क्योरिंग करते हैं, केमिकल फार्मिंग में किस में करते हैं? कार्बन डाजिम या थीरम में डालते हैं। जी अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो उसको राइजोबियम में डाल देंगे, एस्टोबैक्टर में डाल देंगे। तो इनपुट तो आपका रहा ही ना। क्या आप मुझे एक चीज लॉजिकली बताइए, क्या पौधों को बढ़ने के लिए इंसानों की आवश्यकता है? मुर्गी अंडे देगी तो हम इंजेक्शन देंगे तभी देगी क्या? गाय दूध देगी तो जब तक हम ऑक्सीटोसिन का हार्मोन नहीं लगाएंगे तब तक वो दूध नहीं देगी क्या? भाई इंसान के आने से पहले भी तो जीवन तंत्र यथावत चल रहा था ना इस धरती पर। ये सारी चीजें पेड़ तो नेचर में पौधे, हमको। हमारी इनपुट की जरूरत नहीं है बढ़ने के लिए। राइट। जी जी तो अगर हम खेती करने की ऐसी पद्धति लेके आए हैं जिसमें कदम कदम पे हमको ही इनपुट देना पड़े, यानी कि वो प्राकृतिक तो नहीं हो सकती। चाहे हम उसका नाम कितना भी फैंसी बना लें, चाहे हम जी उसको मैकेनाइज्ड फार्मिंग बोल लें या हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल लें, चाहे हम उसको
केमिकल इंड्यूस फार्मिंग बोल ले, हम नाम कितने भी फैंसी बना लें, लेकिन अगर हर जगह हमारी आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक। जी। तो हमें ध्यान किस पे देना है, जैसा मैंने आपने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया था कि मिट्टी, पानी और हवा को यदि हम सुदृढ़ करेंगे, उनके पारिस्थितिक तंत्र को हम सुदृढ़ करेंगे, तो सभी चीजें अपने आप होंगी। ठीक है। अब आप ये देखिए, प्रकृति ने सभी प्राणियों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट बनाया है। जितने भी जानवर हैं वो चाह के भी ऑक्सीजन टू एक्सेल नहीं कर सकते ना, वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकते, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। और जो पौधे हैं वो चाह के भी आपको ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ सकते, वो ऑक्सीजन ही छोड़ेंगे। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। पौधे हमारे लिए हवा को साफ कर रहे हैं और हम पौधों के लिए, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए तो वो पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए ना। प्रकृति ने सारा जी। सिस्टम ऐसे ही बनाया है। आप देखिए कि मिट्टी में जो एक सूक्ष्म जीवी होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें आपका आइस्टोबैक्टर या नाइट्रोबैक्टर आता है, वो सारी जिंदगी हवा से नाइट्रोजन कैप्चर करता रहता है, जबकि वो नाइट्रोजन उसके किसी काम का नहीं है। और पौधे जो हैं वो सारी जिंदगी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते रहते हैं, कार्बन रिटेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन वो वापस रिलीज कर देते हैं। और ये कार्बन का उनको कुछ नहीं करना है। ये कार्बन जाता कहाँ है? ये जाता है मिट्टी में, जड़ों के द्वारा। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसने जो नाइट्रोजन लिया है वो जड़ों से एक्सचेंज करता है। ठीक है। जड़ें नाइट्रोजन ले लेती हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और बदले में कार्बन दे देती हैं जो कि जो नाइट्रोबैक्टर है उसकी आवश्यकता है। तो दोनों एक दूसरे को के परिपूरक हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रकृति ने सारी की सारी सृष्टि की रचना ऐसी ही की है, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और सब एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। राइट। अगर हम इस मूल तत्व को समझ लें तो हमारी जो खेती है उसमें लॉस होने का तो सवाल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हम एक बीज लगाते हैं और 1000 बीज ले लेते हैं। जी। तो ऐसा तो कोई दूसरा उपक्रम है ही नहीं पूरे विश्व में, फिर उसमें लॉस होने का क्या मतलब है? लॉस सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने जो लागत है वो इतनी बढ़ा दी है कि मैं अगर किसान हूं तो आज मैं जी रहा हूं फैक्ट्री चलाने के लिए, क्योंकि मेरे को इतना सारा सामान मार्केट से खरीदना है कि फैक्ट्री की सस्टेनेबिलिटी मेरे जीवन पे निर्भर करती है। अगर मैं इस तंत्र को तोड़ के बाहर निकल गया तो मेरी डिपेंडेंसी किसी भी शहरी उपक्रम पे नहीं रह जाएगी। मेरे को सिर्फ अपनी मिट्टी, पानी और हवा का ख्याल रखना है। मेरे पेड़ पौधे, मेरे पशु पक्षी, सबके स्वास्थ्य इतने स्वस्थ होंगे कि मुझे तो कोई टेंशन कभी होने ही नहीं वाली है। मतलब जंगल को जंगल रहने दे, हम अपनी उपज उसमें से निकाल लें। हमको सिर्फ मिट्टी, पानी और हवा का इतना ख्याल रखना है, दैट्स इट। हमारी इकोनॉमी तो निकलती रहेगी, चलती रहेगी। जी। तो दरअसल सर मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से आपने बताया कि हमें पानी को स्वस्थ रखना है, तो उसका आपने बताया कि भी चलो जैसे बोरवेल है तो डायरेक्ट पानी ना दे के हमें तालाब वगैरह में उसको भर देना चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा थोड़ी बढ़ जाए और प्राकृतिक तरीके का पानी वो हो जाए। दूसरा आपने ये बताया कि अब खेती जिस तरह से आपने वीडियो दिखाया, मल्चिंग वगैरह या कोई भी अपना अवशेष हैं जैसे कृषि के, उसको तो उसका मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि उसको जैसे हम कोई भी फसल वगैरह करते हैं तो उसको उसी तरीके से करना है या अलग अलग फसल के लिए अलग अलग कोई तरीका है? नहीं नहीं, वो जो तरीका मैंने मल्चिंग वाला जो दिखाया वो सिर्फ इस लिहाज से था कि जो खरपतवार है वो खेत के रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना करें। जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो खरपतवार नहीं उग पाती, क्योंकि मल्च के अंदर सनलाइट नहीं जा रही है। तो सिर्फ जहां जहां हमने छेद किया है, जहां पे हमने अपनी पौध लगाई है, वो पौध को पूरी मिट्टी, पूरी धूप, सब कुछ मिल रही है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और खरपतवार जो है वो उसको डोमिनेट नहीं कर पा रही।
इसीलिए हाँ वो तरीका हमने वहां पे अपनाया था। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये मल्च लगा के ही काम करना आवश्यक है। लेकिन हाँ, मल्च लगाने के अपने फायदे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई खरपतवार नियंत्रण जो है वो मल्च लगाने से हो जाता है। हाँ, मतलब उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि खरपतवार नष्ट करने के लिए हम दवाई वगैरह का यूज कर रहे हैं। जी वो चीज से हम लोग मतलब उसमें कम हो जाएगा। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी धन्यवाद सर। जानकारी। धन्यवाद सर। और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न है तो वो आप रखिए अपना प्रश्न। आई थिंक किसी का कोई और प्रश्न नहीं है, तो मे बी दे विल आस्क लेटर ऑन। वो शायद व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे शायद जुड़े और तब वो कुछ प्रश्न रखें, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई नई चीज है, लोगों को थोड़ा समझने में भी और अडॉप्ट करने में भी थोड़ा टाइम है, लगेगा। बट अगर हम इस पे ज्यादा फोकस करें जो कि वैदिक साइंस है, तो काफी चीजें उससे हल हो सकती हैं। सबसे बेटर है हमारी हेल्थ पे इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा इन सब चीजों का। आजकल जो हम इनऑर्गेनिक ये सारी चीजें खाते रहते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स हर उस पे रहते हैं, तो उन सब चीजों से भी हमें जो आज जो कृषि पे जो काम हो रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वैदिक साइंस पे, जो कि आप कर भी रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इसको और ज्यादा से ज्यादा लोग एडॉप्ट करें, जिससे कृषि में काफी फायदेमंद रहे। तो आई थिंक मधुकर जी, अभी किसी का कोई और प्रश्न नहीं है, तो आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं कार्यशाला को। एंड बाकी जो भी प्रश्न है आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मधुकर जी से पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का, जितने भी आज किसान भाई यहाँ जुड़े हैं, और अनिल जी ने प्रश्न भी रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अगर और भी प्रश्न आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और जो मेन स्पीकर है उनको भी जवाब देने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ का इंटरेक्शन जरूरी होता है, सवाल भी और जानकारी भी, दोनों का ही मैम होना चाहिए दोनों तरफ से। मैम अगर हम मतलब किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, कभी व्हाट्सअप मतलब नंबर वगैरह कांटेक्ट वगैरह कुछ इन सर का? सर का नंबर भी है, आप अपना नंबर इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, चैट बॉक्स में कर दीजिए अपना नाम और मोबाइल नंबर। तो जो इनका ग्रुप बना हुआ है सर का, तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो आप उससे डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं आगे। इन फ्यूचर आप कुछ भी उनसे जानकारी ले सकते हैं और टच में रह सकते हैं। जी मैम, वो मैंने डाल दिया है, अपना नाम और नंबर दोनों डाल दिया। तो वो अभी थोड़ी देर में आपको उसमें ऐड हो जाएंगे ग्रुप में, तो आप कुछ भी वहां से पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। जी। तो थैंक यू मधुकर जी सो मच, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। और आई होप कि जब नेक्स्ट सेशन हो, तो मैं जो लोग आज जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी लोगों को भी ये लिंक शेयर किया जाए, क्योंकि मे बी आप लोगों ने सुना है तो आप उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको ज्यादा पता चलेगा। क्योंकि जो लिंक हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये जल से संबंधित इसमें क्या कुछ नया है, बट ऐसा जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसका रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे। तो आगे जो भी नेक्स्ट कार्यशाला रहेगी, तो आप उसमें जरूर उस लिंक को शेयर करिए। बाकी जो मेन एफपीओ हैं और भी किसान भाई हैं, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड फोन तो सबके पास है, सब यूज करते हैं, तो इससे बेस्ट मीडियम माध्यम कि आपको घर बैठे जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस मिल रही है, आप इन फ्यूचर भी टच में रह सकते हैं स्पीकर्स के। तो इससे बेस्ट आई थिंक मुझे नहीं लगता, जितना फिजिकली भी उतना पॉसिबल नहीं होता जितना हम ऑनलाइन में कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू मधुकर जी, और थैंक यू सभी किसान भाइयों का।